हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट यानी प्रबंध विचारधारा का विकास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस से होते हुए हुआ। सो लेट्स सी स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। द मेजर हिस्टोरिकल स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 इज मैनेजमेंट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी प्राचीन सभ्यताओं में प्रबंध। एंड नंबर 2 मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड यानी मध्यकाल में प्रबंध। एंड नंबर 3 मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति काल में व्यावसायिक प्रबंध का जन्म। एंड द फोर्थ इज पीरियड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट यानी प्रबंध के व्यवस्थित विकास का काल। तो इस तरीके से मैनेजमेंट की डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में क्लासिफाइड किया गया है। और जो इसका पार्ट 4 है उसके हेडिंग से क्लियर है, जो कि है पीरियड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट, जो कि यह बता रहा है कि जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं उसमें मैनेजमेंट एग्जिस्ट तो करता था लेकिन वह सिस्टमेटाइज्ड वे में नहीं था। तो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट की जो स्टोरी है वह ग्रेजुअली एंशिएंट सिविलाइजेशन से होते हुए आज तक के प्रबंध पे पहुंची है। तो अगर मैनेजमेंट का डेवलपमेंट की बात कही जाए कि मैनेजमेंट का डेवलपमेंट कब से हुआ, तो कहा जाएगा कि मैनेजमेंट का डेवलपमेंट मानव के विकास के साथ साथ ही हुआ है। स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड कि जब से मानव का जन्म हुआ है तब से ही प्रबंध की भी आवश्यकता महसूस होती रही है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि मैनेजमेंट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन में मैनेजमेंट की जो एग्जिस्टेंस था वह किस तरीके से था। प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों पर निर्भर रहता था। ग्रेजुअली वह ग्रुप्स में, फैमिली में और विलेजेस में रहने लगा और ग्रेजुअली सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ और सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ ही साथ मैनेजर्स का भी जन्म हुआ, जो कि कबीले के सरदार, पुजारी, पादरी, राजा और मंत्री आदि जाने जाते थे। और इस समय की सभ्यताओं में बेबीलोनिया, यहूदियों की सभ्यता, चीन वासियों की सभ्यता, ग्रीक्स यानी कि यूनानी और रोम की सभ्यता में भी प्रबंधकीय नॉलेज और स्किल के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और इंडिया में भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें मैनेजमेंट के होने का एग्जिस्टेंस मिलता है। लेकिन ये जो पीरियड था जिसको कि हम एंशिएंट पीरियड कह रहे हैं या एंशिएंट सिविलाइजेशन में मैनेजमेंट कह रहे हैं, यहाँ पर जो मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस था वो सिस्टमेटाइज्ड नहीं था। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्क्रिप्शन दैट मैनेजमेंट थॉट एग्जिस्टेड अनसिस्टमेटाइज्ड मैनर, देयर वाज लिटिल और नो थ्योरी, कि इसका इतना कोई प्रॉपर नॉलेज स्किल अवेलेबल नहीं थी। ये था ज़रूर लेकिन इसका सिस्टमेटाइज्ड वे में किसी भी तरीके की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसको वहाँ की सभ्यताओं में देखा गया है कि किस तरीके से रहन सहन है, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताओं में देखने को मिलता है कि वहाँ पे किस तरीके से रहन सहन था। उनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि प्रबंध का अस्तित्व तब से था। अब बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज की, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकाल में प्रबंध। मॉडर्न हिस्टोरियन कॉल द पीरियड बिटवीन 500 AD एंड 1500 AD एज द मिडाइवल पीरियड। इस पीरियड को मध्यकाल कहा जाता है। द पीरियड ऑफ फर्स्ट 400 ईयर ऑफ द मिडाइवल पीरियड इज टर्म्ड एज द डार्क एज, कि इसमें से जो पहले 400 साल हैं उनको डार्क एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस एज में या इस समय में मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं देखा गया। डार्क एजेस contributed very little to the development of management thought. In brief, the management techniques developed during this period included standardization of parts, cost accounting, inventory and piece and day rate. तो इस तरीके से शुरू में इसका डेवलपमेंट नहीं देखा गया था, लेकिन बाद के समय में यह देखा गया कि इसमें कई सारे
मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो डेवलप हुए, जैसे कि प्रमापीकरण, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और पीस एंड डे रेट। इसका डेवलपमेंट इस स्टेज में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से शुरू के समय में जब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो इसलिए इसको जो है डार्क एज के नाम से जाना था, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे डेवलपमेंट हुए, गिल्ड्स बने और डबल एंट्री सिस्टम, पुस्तकों में लेखन, ये सारे काम मिडाइवल एज में देखने को मिले। थर्ड वन इज मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति के समय, क्रांति काल में मैनेजमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। 1700 से 1885, 1700 टू 1885 ईस्वी तक में इस औद्योगिक क्रांति काल माना जाता है। और यहाँ पर मैनेजमेंट का डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें कि डोमेस्टिक सिस्टम, कमीशन सिस्टम, द फैक्ट्री सिस्टम और रिसर्च एंड स्टडीज़ की भी शुरुआत इस पीरियड में हो गई थी। तो इस तरीके से यहाँ तक जो है मैनेजमेंट का डेवलपमेंट ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा होने लगा था, लेकिन फिर भी इस मैनेजमेंट के डेवलपमेंट को प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता था। इसलिए जो पार्ट 4 है, जिसको कि हम कहते हैं पीरियड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट, यहाँ से मैनेजमेंट का डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ माना जाता है। तो हम अब देखेंगे पीरियड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें सबसे पहला आ रहा है एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का युग। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी प्रशासकीय प्रबंध का युग। और तीसरा है एरा ऑफ बिहेवियर साइंस, यानी व्यवहारवादी विचारधारा के विकास का युग। और चौथा है द मॉडर्न एरा, यानी कि नवीन प्रबंध का युग या नूतन प्रवृत्तियों के विकास का युग। तो जो मैनेजमेंट का जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ है वह इन स्टेजेस में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के युग के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध कहते किसे हैं। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ यूज्ड टू रेफर टू मैनेजमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिकली डेवलप्ड प्रिंसिपल एंड टेक्निक, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ जो होता है वह यह होता है, उस प्रबंध से होता है जो कि वैज्ञानिक रूप से विकसित तकनीकों और सिद्धांतों पर आधारित प्रबंध होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का उपयोग उस प्रबंध के लिए किया जाता है जो वैज्ञानिक रूप से विकसित सिद्धांतों और तकनीकों पर आधारित होता है। F.W. टेलर इज़ नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता के रूप में फ्रेडरिक विंसलो टेलर को जाना जाता है। सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट स्टार्टेड विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट which is said to have its origin as early as 1830, but it was only beginning of the 20th century when scientific management emerged as a serious and effective movement। यानी जो प्रबंध का इतिहास अगर सिस्टमेटिक वे में जाना जाए कि कहाँ से शुरू हुआ, तो कहेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के साथ में इस प्रबंध की विकास की यात्रा शुरू हुई और वैज्ञानिक प्रबंध का पिता फ्रेडरिक विंसलो टेलर को कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर टेक्निक्स मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा दिया गया था, उनकी मैनेजमेंट के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, कि उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट को व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट किया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो भी काम किया जाए उसके लिए टास्क सेटिंग होनी चाहिए, साइंटिफिक टास्क सेटिंग होनी चाहिए, कि जो भी काम किया जाए उसके कार्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाना चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट द टास्क ऑफ every worker for every day should be determined through scientific investigation. Taylor called it a fair day's work, वह इसको एक fair day work के नाम से जानते थे। और उनका ये कहना था कि हर प्रबंधक को यह पता होना चाहिए कि अगले दिन कौन सा वर्कर क्या काम करेगा। Every manager must know in advance
the fair day's work for each worker. The day's work should neither be higher than the average capacity of the worker nor lower than the capacity of the worker for whom work is determined. तो स्पष्ट रूप से कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य तय किए जाने चाहिए। दूसरा, लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन की प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में सहयोग होना चाहिए। अगर सहयोग नहीं है तो जो मैनेजमेंट है या जो उद्योग हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। टेलर regarded cooperation between workers and management as the heart of scientific management. Through cooperation of all managers can get the things done in the best and cheapest way. This will ultimately contribute to the welfare of the society as a whole. Third one is maximization of output or production की जो परिणाम है और जो उत्पादन है वह अधिक से अधिक होने चाहिए। टेलर बिलीव्ड इन मैक्सिमम आउटपुट इंस्टेड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। वह अधिकतम उत्पादन पर बल देते थे। इट इज़ बिकॉज द प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। के अधिक उत्पादन से और अच्छी कार्यक्षमता से ही जो है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया जा सकता है। इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कहा देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। मैनेजर मस्ट फुलफिल their responsibility of planning and organizing effectively. On the other hand, workers must fulfill their responsibility by executing the work as per the directions of the bosses. कि दोनों ही पार्टीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। तो जिस तरीके से जो मैनेजमेंट है उनका काम प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना है और जो वर्कर्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। टेलर का ये कहना था कि जॉब स्पेसिफाई होनी चाहिए। टेलर बिलीव्ड दैट ईच वर्कर शुड बी स्पेशलिस्ट इन हिज जॉब। एट द सेम टाइम ईच वर्कर मस्ट बी सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर। फॉर दिस टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप कि वह विशिष्टीकरण पर बल देते थे और उनका ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में मास्टर होना चाहिए और उनके काम का सुपरविजन करने वाला जो व्यक्ति होता है जिसको कि सुपरवाइज़र कहते हैं वह भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से वह विशिष्टीकरण पर बल देते थे। साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स की कर्मचारियों का साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए और उनका ट्रेनिंग होना चाहिए और उनका विकास भी इसी तरीके से किया जाना चाहिए। टेलर realized the importance of a right person for the right job to attain highest efficiency. He therefore stressed the need for proper selection and training of workers. He suggested that tests should be used to determine the suitability of a person for a particular job. And the next is planning and scheduling of work कि काम का जो है नियोजन किया जाना चाहिए और उनका एक क्रम भी निर्धारित किया जाना चाहिए। टेलर बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डन बाय प्लान। जो भी कुछ किया जाए वह योजना बना के किया जाए। देयरफॉर डेली एज वेल एज ईयरली प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड। तो जो भी कार्य हो वो नियोजन पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन की प्रमापीकरण होना चाहिए। टेलर बिलीव्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैथड्स, tools, time, material, etc. for each activity is very important. Therefore, standards should be fixed for each of them. कि जो भी सामग्री हो, चाहे यंत्र हो, वह सभी विधियाँ हो, जो भी कुछ हो वो प्रमापित होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि वह आदर्श होनी चाहिए, आदर्श स्थिति में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेजेस इंसेंटिव्स। टेलर ने वेजेस इंसेंटिव की बात भी की कि प्रेरणात्मक मजदूरी दी जानी चाहिए। उनका ये कहना था कि जो कर्मचारी स्टैंडर्डाइज्ड काम करते हैं या उससे भी ऊपर जाके काम करते हैं तो उन्हें हाई रेट ऑफ वेजेस देना चाहिए और जो स्टैंडर्डाइज्ड वे में
स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं, उससे कम काम करते हैं, तो उन्हें कम दर से मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए. टेलर बिलीव्ड दैट वेजेस इंसेंटिव शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच जॉब. टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल वेजेस रेट्स फॉर डिफरेंट jobs. According to these rates, workers to receive a bonus in addition to normal wages if they did their job before the standard time fixed for the job. अब बात कर रहे हैं मेंटल रिवॉल्यूशन की, कि मानसिक क्रांति. ये टेलर का ये कहना था कि जो मैनेजमेंट और मैनेजर्स और वर्कर्स हैं, उनका आपस में मेलोडियस रिलेशन होना चाहिए और एक दूसरे के साथ में उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए. और मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब एक दूसरे के प्रति विरोधी विचारधाराओं को हटा करके फ्रेंडली थॉट एक दूसरे के लिए होने चाहिए. टेलर फर्मली बिलीव्ड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट could succeed only when there is a complete mental revolution on the part of management and workers. In other words, both the parties should change their mental attitude. For this, he suggested they must create a spirit of mutual trust. Both must make efforts to increase production and productivity. Both must develop a scientific attitude towards the work and should not leave their arbitrary approach. कि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति विरोधी विचारधाराओं को छोड़कर एक दूसरे पर भरोसा करें, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात करें और साइंटिफिक एटीट्यूड रखें कार्य के लिए. तो इस तरीके से जो है वो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करते थे. और बात करते थे कि एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो है कुशल लागत लेखा प्रणाली होनी चाहिए, कि लागतों के प्रति प्रबंधकों को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. टेलर फेल्ट द नीड ऑफ इफेक्टिव कॉस्टिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग. ही सजेस्टेड दैट कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग शुड बी अप्लाइड टू रॉ मटीरियल and inventories, overheads, etc. Efficient costing system helps in reducing waste and detecting inefficiency, fixing standard costs, preparing budgets, etc. And the next is functional foremanship, यानी कि कार्यात्मक टोली नायक. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि टेलर बिलीव करते थे कि विशिष्टीकरण को अप्लाई किया जाना चाहिए. तो उसी विचारधारा पर आधारित इन्होंने एक कार्य मॉडल दिया था जिसको फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं. इन ऑर्डर टू एंश्योर स्पेशलाइजेशन एट सुपरवाइजरी लेवल, टेलर सजेस्टेड फंक्शनल फोरमैनशिप. अंडर दिस स्कीम देयर शैल बी 8 स्पेशलिस्ट और फंक्शनल बॉसेस टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ ईच वर्कर. आउट ऑफ दीज 4 विल बी इन प्लानिंग ऑफिस एंड अदर 4 विल बी इन द वर्कशॉप और शॉप. कि टेलर का यह मानना था कि जो टोली नायक हों वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों और एक एक्सपर्ट फील्ड के अंडर में ही वर्कर्स काम करें, और ये जो एक्सपर्ट हों या किसी भी कर्मचारी को ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हों. तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपर्टाइज़ की बात की और इनका ये कहना था कि जो भी काम किया जाए वो प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में, स्टैंडर्डाइज्ड टूल मेथड्स को यूज करते हुए किया जाना चाहिए. और ये भी कहते थे कि अंगूठे की जगह विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए. डेवलप अ साइंस टू रिप्लेस रूल्स ऑफ थंब. क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए. इस तरीके से इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा में कई सारी ऐसी बातें कही जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने पे, एफिशिएंसी को बढ़ाने पर एम्फेसाइज करती थी. तो इस तरीके से इन बातों के कारण टेलर को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया कि वह प्रोडक्शन की इस विचारधारा में ह्यूमैनिटी को या मानवता को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से टेलर के विचार को क्रिटिसाइज भी किया गया. तो अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसमें पहली बात कही गई प्रोडक्शन सेंटर्ड, कि जो टेलर का अप्रोच है वह उत्पादन आधारित है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज प्रोडक्शन सेंटर्ड मैनेजमेंट. इट लेज एम्प्लॉयज ऑन प्रोडक्शन एस्पेक्ट ऑफ
management, it ignores almost all other areas of management such as finance, marketing, accounting. तो इस आधार पर इनकी विचारधारा की आलोचना की जाती है. नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स, कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी नेग्लेक्ट करते हैं. वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस, साइकोलॉजिस्ट यूजुअली क्रिटिसाइज दिस दैट इट नेग्लेक्ट्स ह्यूमन एस्पेक्ट्स और लैक human face. They allege that it forces the worker to overspeed the work. Moreover, it renders the work monotonous. Even the wages of the worker do not increase in proportion of increase in production. It therefore leads to loss of workers' initiative and skills. कि वह व्यक्ति को महत्व नहीं देते. यह भी कहते थे टेलर, गिव मोर मनी एंड ही विल प्रोड्यूस मोर, कि वह व्यक्ति को एक मशीन की तरह ट्रीट करना चाहते थे जो कि सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है. रॉन्ग अजम्पशंस, इनकी एक ये भी आलोचना की जाती है कि इनका यह मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो वर्कर्स हैं वो प्लानिंग नहीं करते हैं. बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट for its wrong assumptions. Scientific management assumes that workers are rational economic beings and cannot plan. This is not fair. One expert has gone to the extent of saying that Taylor has deduced a God-giving right of planning. Behavior scientists argue that workers are human beings and can effectively plan their activities. तो उनका ये विचार था कि जो वर्कर्स हैं वो प्लान नहीं करते हैं, जो कि रॉन्ग अजम्पशन कहा गया है, माना जाता है. एंड द नेक्स्ट इज ओवर स्पेशलाइजेशन, की ये विशिष्टीकरण पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो इससे जो कर्मचारी हैं उनका फ्रीडम ख़त्म होता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर स्पेशलाइजेशन. एलोकेशन ऑफ वर्क is made on the principle of division of labor. Moreover, supervision system under this management is based on the principle of specialization, that is functional foremanship. This leaves little freedom to workers in their job. कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बेस पर बाउंड किया जाता है तो उसकी एक स्वतंत्रता ख़त्म होती है और वह उसी दायरे में और उसी एक ही एक काम को करता है. तो इस तरीके से ये ओवर स्पेशलाइजेशन को स्ट्रेस करता है. और थियोरिटिकल अप्रोच है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ मोर थियोरिटिकल दैन अप्लाइड साइंस. इस आधार पे भी इसकी आलोचना की जाती है कि यह सिर्फ एक सिद्धांत है, व्यवहार में इसको लागू करना प्रैक्टिकल नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन, कि इसका जो उपयोग है वह सीमित है. साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ at the supervisory level. This cannot be successfully applied to the activities at higher level of management. कि इसको सुपरवाइजरी लेवल तक ही अप्लाई किया जा सकता है, प्रबंधकीय स्तरों पर इसको लागू नहीं किया जा सकता. Moreover, these techniques cannot be applied to the activities of service sector. कि सेवा क्षेत्रों में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता. एंटी सोशल भी कहा गया इसको, क्योंकि ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रही है, इसलिए इसे एंटी सोशल के नाम से भी जाना जाता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एंटी सोशल बिकॉज इट एम्स एट एक्सक्लूडिंग एज फॉर एज पॉसिबल द एवरेज मैन. एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ एन अप्रोच ओनली. यह भी कहा जाता है कि यह केवल एक विचार है. सम एक्मेडिशन ऑब्जेक्ट टू कॉल इट साइंटिफिक मैनेजमेंट. दिस से इट इज़ सिंपली अ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट. तो इस तरीके से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसकी इन आधारों पर आलोचना की गई. तो मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट स्टेजेस है उनमें हमने आज सिस्टमेटाइज्ड डेवलपमेंट जो पार्ट है उसमें सबसे पहले हमने आज एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया. जैसा कि हम देख रहे हैं पीरियड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट में फर्स्ट है एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इसके बारे में हमने आज की क्लास में बात की. फर्दर जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एरा ऑफ बिहेवियर साइंस एंड द मॉडर्न एरा, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.